2 हो, पेपर 2 हो, ठीक। तो वो आप एक बार करियर लैब डाउनलोड करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से चेक कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और पोल लेकर के जवाब दीजिएगा। पोल आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है, तो जवाब दीजिए। अपनी जो भी प्रेजेंस है वो पोल में बताइए कि कितने % लोग ए बी सी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक असर्शन दिया है यानी एक कथन है यानी एक स्टेटमेंट है, उसके अगेंस्ट एक रीजन है यानी आर है। तो ए के अनुसार आर सही है कि नहीं ये पढ़ते हैं पहले। ए है, इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी एक क्लासरूम के अंदर लड़के जो हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं मैथ्स और साइंस में लड़कियों से, ऐसा स्टेटमेंट ए में कहा जा रहा है। तो अगर हम बात करें, एक क्लासरूम के अंदर जो लड़के हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं लड़कियों से, किसमें, कौन से सब्जेक्ट्स में, मैथ्स और साइंस में। पहली बात तो ये बात सही भी है या नहीं, इस पे आप सोचेंगे। फिर आता है रीजन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। यानी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है यानी जो गणितीय तर्क है, वो वैज्ञानिक क्षमताएं हैं, वो लड़कों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली आ जाती हैं, उनको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, ऐसा कह रहा है रीजन। अब ये बताइए ए और आर सही हैं गलत हैं क्या हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आप ये कहेंगे कि ए और आर सही है या ए सही है, इसका मतलब लड़के जो है मैथ्स में और साइंस में अच्छे होंगे लड़कियों से, दैट मीन्स आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लिंग भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है ना, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यदि कुछ एरियाज में ऐसा होता भी है तो कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी कितनी मिली है, कितना, बहुत सैकड़ों रीजन हो सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पे पाया जाता है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ना कि ये लड़के और लड़कियों का बात है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो ही गलत है। तो ए एंड आर बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकते क्योंकि ए ही गलत है, ठीक। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। पहले आर समझ लेते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंस, देखो लड़के मैथ्स और साइंस में अच्छे होंगे लड़कियों से, उसके पीछे रीजन क्या दिया है, क्योंकि नेचुरली आता है लड़कों को तो मैथ्स और साइंस। कहाँ लिखा है ऐसा है? तो हम कहेंगे अगर ऐसा होता तो शकुंतला देवी इतनी बेहतर नहीं होती गणित में, या और बहुत सारे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। माइकल जैक्सन साइंस में अच्छे, डांस में अच्छे नहीं होते, म्यूजिक में अच्छे नहीं होते। तो ये क्या बात हो गई, ये स्टीरियोटिपिकल बात हो गई भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किसी का इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है, इसका लड़के और लड़कियों से काम का कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमें जोड़ना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि ए भी गलत है और आर जो उसकी रीजनिंग है वो भी सिरे से गलत है, ठीक। अगर यहाँ पे रीजनिंग आपकी ऐसी होती कि भाई ये स्टीरियोटाइप को दर्शाता है, ऐसा नहीं है, तब तो हम कह देते रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है, बट यहाँ दोनों ही गलत हैं, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो इजी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कम ही लोगों ने डी को आंसर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 जो है वो किस चीज पर जोर देती है, बताइए, एम्फसाइज करती है। इतना तो अगर आपने मेरा NEP का नॉर्मल वीडियो भी देखा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी पॉलिसी आती है वो बच्चे के हित में आती है, अगेंस्ट में नहीं आती, है ना। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा एक बार, 88% लोग कह रहे हैं ए, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है किस पे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम पे। यानी पाठ्यचर्या जो है वो लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अलग अलग बच्चों की नीड के अनुसार अलग अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए, अलग अलग चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है रिजिड हो कि सबके लिए स्टैंडर्ड या यूनिफॉर्म बना दी, सभी के लिए एक जैसी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, इतनी रिजिड है कि बच्चों की नीड को भी नहीं समझ पाता। करिकुलम जो है, करिकुलम क्या है, जिसमें सारी एक्टिविटीज स्कूल में पैर रखने से लेकर बाहर निकलने तक, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन करिकुलम इटसेल्फ, ठीक। तो हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम पे फोकस करेगी। फिर भी बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, देखो ये स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, कि लोगों में अंतर पाए जाते हैं। ये वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन या यूनिफॉर्मिटी, इस चीज को ही एक तरह से बिल्कुल निगल जाते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, मानकीकरण, कि सबके लिए एक जैसा। लेकिन हमें क्या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज इंक्लूड होनी चाहिए, ना कि जस्ट कुछ ही एक्टिविटीज एक जैसी इंक्लूडेड हो। तो ये भी हट गया। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। ये वर्ड ध्यान रखिएगा,
जो सही वर्ड है, राइट वर्ड या पॉजिटिव वर्ड, वो है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी संदर्भीकरण। जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं उसके संदर्भ से जोड़ लीजिए। अगर आप फसल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चा जिसके घर में फसल उगती है या जिसने आसपास देखी है वो वाला एग्जांपल दीजिए, है ना। कॉन्टेक्स्ट से जोड़िए, किताबें कॉन्टेक्स्ट से जोड़नी चाहिए। डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड होते ही वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रहेंगी। रोट मेमोराइजेशन तो रटना तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन सही है जो कि है ए ऑप्शन। आप लोग उत्तर दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, मतलब मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, यानी अगर आप आकलन कर रहे हैं जो द फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी अगर आकलन का मुख्य उद्देश्य, जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में हम कहते हैं आउट ऑफ 20 कितने ठीक हुए, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 20 ठीक हुए, ये जानना कि 20 में से 20 नंबर आए, या ये जानना कि प्रॉब्लम कहाँ है। देखिए एक बार, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग व्हाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, यानी जो आकलन का उद्देश्य है, जो टेस्ट का उद्देश्य है, जो मूल्यांकन का उद्देश्य है, वो ये है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता। या फिर बी ऑप्शन स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स इन द क्लासरूम, यानी आप बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करें कि आप ये देखें कि आपका शिवानी से बेहतर आए नंबर या रोहित से बेहतर आए, बजाय कि आप ये देखें कि आपने पहले से बेहतर किया कुछ क्लासेस में या नहीं। तो ये तो बात बिल्कुल सिरे से नकार दी जाएगी। फिर आता है लेबलिंग द चाइल्ड। ये लेबलिंग वर्ड जहां भी आ जाता है हम इसको बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि बच्चे को लेबल करना, उस पर ठप्पा लगाना किसी भी आकलन का मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग, यानी अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना असेसमेंट का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे सीखते कैसे हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, कैसे वो और बेहतर सीख सकते हैं। इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं, ना कि बच्चे को जज करने के लिए, ये देखने के लिए कि वो क्या नहीं कर सकता। जो वो कर सकता है हम तो उस पर फोकस करेंगे ना। तो ये सारे ही तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत हो जाते हैं, सिर्फ डी ऑप्शन सही है, जो कि 79% आंसर सही आए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके हर तरह के क्वेश्चन इस सीरीज से कवर हो जाएंगे, बस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर्स टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट समझ रहे हैं, वाइगॉस्की जो है जो कि सामाजिक रचनावादी हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट या कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कुछ बनना, यानी रचना करना किसी चीज की। तो समाज के माध्यम से रचना करना, यानी ग्रुप्स में सीखना, एक्टिवली सीखना, मतलब जहां लोग इन्वॉल्व हैं और साथ में एक्टिविटी हो रही हो, उसको हम कहेंगे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक रचनावादी। यानी समाज यानी लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं, कई सारे, 2 या 2 से अधिक, और एक्टिविटी कर रहे हैं, सक्रिय हैं। तो सिंपल समझ जाइए, ऑप्शन जो है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट के पास होगा। फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट, अब फिक्स्ड कुछ भी होता है तो वो अच्छा नहीं होता बच्चे के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है सही। टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडियंट, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गया कि टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं और बच्चे सिर्फ जवाब देते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन मतलब एक्टिविटी, ठीक। फिर आता है सी ऑप्शन, मेमोराइजेशन, रटने से फैक्ट्स को किसी का भी भला नहीं होने वाला। तो एक ही उत्तर सही बचता है, चिल्ड्रन डिस्कसिंग व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। 2-2 4-4 बच्चों का ग्रुप बना हुआ है और सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। तो क्या हुआ, एक तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बच्चे समूह में सीख रहे हैं, कोऑपरेट करके सीख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो सोसाइटी यानी ग्रुप, 2 या 2 से अधिक लोग प्लस एक्टिविटी इज सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म। क्लियर है बात? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप लोग दे भी सही रहे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन की जब हम बात करते हैं तो कौन सा एक क्वेश्चन आलोचनात्मक चिंतन को जांचने के लिए, असेस करने के लिए, आलोचनात्मक चिंतन के आकलन के बारे में सही है। यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चा क्रिटिकली सोच पाता है या नहीं, फैक्ट्स और ओपिनियन में अंतर कर पाता है कि नहीं, सही और गलत में समझ पाता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी के नैरेटिव को सुन करके वो बहक जाता है, तो मतलब वो प्रॉपर अपना दिमाग लगा करके सही तरीके से सोच पाए, इसको हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। कि जस्ट मान नहीं लेना किसी भी चीज को, उसके सारे पहलुओं को समझना। तो पहला ऑप्शन है एड 325 + 48, ये तो फैक्चुअल है, इसमें एप्लीकेशन लगेगा मैथ्स का, इसमें कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, ये तो सीधा 1 वर्ड आंसर आ जाएगा, या मतलब एक नंबर्स में आंसर आ जाएगा। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास्ड, किस समय पर बाल विवाह प्रतिबंधन
अधिनियम लागू हुआ, ये भी वन वर्ड आंसर हो गया। तो इसमें रिकॉल पावर लग रही है, इसमें कोई थिंकिंग नहीं लग रही है। अलग से वो अपना उत्तर थोड़ी बना देगा बच्चा, वो तो रटा रटाया या याद हुआ हुआ उत्तर होगा। डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन, इसमें भी सीधा सीधा डेफिनेशन लिखेगा, इसमें उसको सोचने का मौका नहीं मिला। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जिसमें वो सोचने का मौका मिलेगा बच्चे को, है ना। एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो कहता है कि अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए कि आपके शहर में, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो अत्यंत पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन क्यों है, उनके कारण क्या हैं और प्रदूषण को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। तो बच्चा यहाँ सोचेगा कि अच्छा हम बाइक या इतने सारे जो ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, प्राइवेट लोग लेकर के जा रहे हैं, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, लोग एसी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, इतना कंजम्पशन है, इससे पॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा कम कैसे कर सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो बच्चे की थिंकिंग लगेगी यहाँ पे कोई उस पहले से सेट आंसर नहीं है, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा आंसर जानने के लिए, या मतलब अपना उत्तर सबका अलग भी हो सकता है यहाँ पे। तो 90% लोग सही आंसर दे रहे हैं डी ऑप्शन, बाकी तीनों गलत हैं। उनमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, उसमें सिर्फ ऑपरेशन लग रहा है। एक में एडिशन का यूज करना है, दूसरे में रिकॉल पावर का यूज करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल्स, यानी समावेशन की जो संस्कृति है, कौन सा एक ऑप्शन इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। 5 नंबर का टॉपिक है सीटेट में इंक्लूजन, और हर पेपर में कई क्वेश्चंस आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा है क्या, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना, समावेशित करना शिक्षा देने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, देखने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तेज सीखता हो, धीमे सीखता हो, कुछ भी हो, हर बच्चे को इंक्लूड करना, एजुकेशन फॉर ऑल। लाइव क्लास देख रही हूँ, क्या बोल रहे हो आगे, बेस्ट चैनल, अरे धन्यवाद शैल बाला, हम सभी बेहतर हैं यार, अपने आप में यूनिक हैं। देखिए अगर हम बात करें इंक्लूजन की क्लास में, तो कौन सा एक ऑप्शन है जो इंक्लूजन को दर्शाता है, यानी हर एक बच्चे का ध्यान रखा गया है, इस बात को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रोमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से विभेदी आकलन। विभेदी मतलब अगर एक बच्चा है जो देख करके सीखता है तो उसको उस हिसाब से उसका आकलन करेंगे, एक बच्चा है जो देख ही नहीं सकता तो उससे ओरली क्वेश्चन पूछेंगे। तो नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटेड आकलन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो बात बिल्कुल सही है, सभी की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। यूनिफॉर्म होगा तो सबकी नीड ध्यान में नहीं रखी जाएंगी। डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम थोड़ी कहेंगे ऐसे क्लासरूम को जहां पे विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी, कोई किसी जाति से आता है, कोई किसी समूह से आता है, कोई किसी तबके से आता है, तो उस बेसिस पे डिस्करेज किया जाए इस चीज को कि एक ही जैसे लोग होने चाहिए, गलत बात है। ये तो इंक्लूसिव के जस्ट ऑपोजिट है, ये तो सेग्रीगेशन है, ये तो अलगाव है, समावेशन की जगह अलगाव का एग्जाम्पल हो गया ये तो। फिर आता है सी ऑप्शन, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, यानी सिर्फ कुछ ही बच्चों को वेलकम्ड या फिर वैल्यूड, उनको महत्वपूर्ण फील होना चाहिए स्कूल में, बाकियों को नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो फेवरेटिज्म हो गया, एक तरह से पार्शियलिटी हो गई। फिर आता है डी ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटीज, फिक्स्ड नहीं, फ्लेक्सिबल होने चाहिए ग्रुप्स, है ना, मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिक्स्ड होने चाहिए कि जितने भी फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में, बाकी सबको अलग अलग ग्रुप में। यहाँ पे मिक्स्ड होने चाहिए, अलग अलग तरह के बच्चे एक ग्रुप में होंगे तो एक दूसरे से अलग अलग तरह की चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विभेदी आकलन का मौका मिलना चाहिए ताकि अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से असेस किया जा सके। दैट मीन्स सभी की नीड्स फुलफिल हो रही हैं, दैट मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, क्योंकि इस ऑप्शन ने सबको इंक्लूड कर लिया है, हर तरह के बच्चे को अपने साथ। तो ये ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर, जो कि आप 65% लोग ही आंसर दे पा रहे हैं, वो भी बताने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल लेके आंसर कीजिएगा। इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स, यानी सांस्कृतिक रूप से विभिन्न बच्चे हैं, कोई एक पंजाबी बच्चा है, कोई और गुजराती है, कोई अलग अलग तरह से अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हैं। Which of the following should be avoided by a teacher, ध्यान से पढ़िएगा, अवॉइडेड। अगर आपने पेडागोजी का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो हाफ बैटल वॉन है, आपकी आधी लड़ाई खत्म हो गई है वहीं पे, ठीक। तो किस चीज को टीचर को अवॉइड करना चाहिए यदि डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं या अलग अलग कल्चर वाले बच्चे हैं क्लासरूम में, तो बताइए निर्विकार सिंह। अगर हम बात करते हैं ब्रिंगिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन द डिस्कशन, यानी चर्चा में जो डिस्कशन हो क्लास में उसमें हर तरह की संस्कृति वाले बच्चे को आप इंक्लूड करें, बिल्कुल अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ेंगे। डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, यानी आप करिकुलम कैसा डेवलप कराएं, कैसा
विकसित कराएं करिकुलम जिसमें किसी एक कल्चर जो कि डोमिनेंट हो, मान लीजिए वहां पे अगर आप पंजाब में हैं और वहां पे एक ही तरह का कल्चर डोमिनेंट है तो सिर्फ उसी पे ध्यान दें, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, पार्शियलिटी हो जाएगी अगेन। ठीक, फिर है सी ऑप्शन, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, यानी बच्चों को आप एनकरेज करें कि वो अपने कल्चर के बारे में बेहतर चीजें बताएं, क्या यूनिक है ये बताएं। डी है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, किसी एक कल्चर को आप क्या करें, महत्व दें कि ये कल्चर है जिसको सबको इज्जत करनी चाहिए। तो ये तो बातें बिल्कुल सिरे से नकार दी जाएंगी। अब आती है बात कि क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे, ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है। डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सुटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, ये गड़बड़ है, ये अवॉइडेड है। देखो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, मैं भी क्वेश्चन में नॉट भूल गई थी, ध्यान से देखिएगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स, ये बात सही है कि अपने अपने कल्चर के बारे में वो बताएंगे। और प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। अच्छा, ये मतलब ये नहीं कह रहा कि किसी एक कल्चर को ज्यादा रिस्पेक्ट देना, ये कह रहा है कि सभी के कल्चर को रिस्पेक्ट करना। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है। तो सिर्फ एक ही बात नेगेटिव है और नेगेटिव ही पूछा है कि क्या अवॉइड करना चाहिए, वो है बी ऑप्शन, जो कि आप लोग सही उत्तर दे रहे थे, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40% लोग सही दे रहे हैं उत्तर। तो इसमें सिंपल ये पूछा था कि शिक्षक को अलग अलग कल्चर के लोगों को अगर इंक्लूड करना है तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, वो है बी ऑप्शन, कि आप एक रिजिड या फिर डोमिनेंट कल्चर के हिसाब से या किसी एक कल्चर के हिसाब से ही मत बनाओ चीजें, अलग अलग कल्चर की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाओ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू रीड, यानी कौन सी एक चीज बच्चे की पढ़ने की क्षमता, उसकी इंटरप्रेट करने की क्षमता और समझने की क्षमता, लेटर और वर्ड्स को प्रभावित करता है, यानी पढ़ने में और समझने में दिक्कत कौन सी एक डिसेबिलिटी में होगी या लर्निंग डिफिकल्टी में होगी। डिस्कैल्कुलिया, ये तो कैलकुलेशन संबंधी होता है, रीडिंग से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, राइटिंग है ना, ये कैलकुलेशन से संबंधित होगा। कैलकुलिया मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम अगर है तो ये कैलकुलेशन से संबंधित, ये राइटिंग से संबंधित, ग्राफ मतलब लिखना। डिस्फेजिया होता है कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने में दिक्कत हो रही है। तो एक हद तक इंटरप्रिटेशन से आप इसको जोड़ सकते थे, बट जहां वर्ड रीडिंग आ जाए दैट मीन्स बात किसकी हो रही है, डिसलेक्सिया की हो रही है। क्योंकि डिस्फेजिया में जरूरी नहीं है कि पढ़ने में दिक्कत हो, डिस्फेजिया में आप, मैं जैसे कुछ बोल रही हूँ तो आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो डिस्फेजिया हो सकता है या अफेजिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रीडिंग में या लेटर्स को पहचानने में दिक्कत होती है डिस्लेक्सिया में। तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी याद कीजिए, या बोमन ईरानी और बहुत सारे लोगों को डिस्लेक्सिया है या होता है, कॉमन चीज है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किस तरह के बच्चों का सक्सेसफुल इंक्लूजन, किस तरह के बच्चों को सक्सेसफुली एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में क्या होता है, हड्डियों से संबंधित होती है, चलने फिरने में, मूव करने में, बैसाखियों का या किसी भी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा प्रॉपरली, मतलब जहां पे भी वॉक का या फिजिकल एक्टिविटी की बात आएगी तो इनको दिक्कत होगी बच्चों को, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। तो अगर आपको सक्सेसफुली इंक्लूड करना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा। अवॉइड ने सारा उत्तर चेंज कर दिया है ना, सी ऑप्शन को कह रहे हैं 49%। चलिए पढ़ लेते हैं। एलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, यार ऐसा बच्चा जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, जो बैसाखी का यूज करता है, जिसकी हड्डियों में या जोड़ों में प्रॉब्लम है, उसको टॉप फ्लोर पे अगर क्लास दे दोगे तो उसको तो आप प्रताड़ित कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप बच्चों को कहाँ इंक्लूड कर रहे हो। तो इस चीज को तो अवॉइड किया जाना चाहिए कि बच्चे को जिसको चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप टॉप फ्लोर पे दे दें रूम, तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, है ना। लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैम्प्स एंड लिफ्ट्स, ये बात सही है कि आप सभी विद्यालयों के जो भी आपके एरियाज हैं उनको लेवल कर दें। लेवल मतलब सारे बराबरी एक्सेस करने में इजी रहें, मतलब अगर बच्चे को लैब जाना है तो भी उसके पास लिफ्ट या रैंप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नॉर्मल बच्चा है वो भी दौड़ के चला जाएगा, जो व्हील चेयर वाला बच्चा है वो भी चला जाएगा, जो बैसाखी वाला बच्चा है वो भी चला जाएगा, ठीक। तो ये बात तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, बच्चे की जैसी नीड हो उसके हिसाब से अडेप्टेशन स्कूल में या बिल्डिंग में या सिस्टम में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। तो सिस्टम को बच्चे की आवश्यकता के अनुसार चेंज किया जाना चाहिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ भी है। रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से उचित समायोजन करें, जो भी फेरबदल करने की जरूरत है सीटिंग अरेंजमेंट में, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सारी बातें सही हैं, सिर्फ एक बात को अवॉइड करना चाहिए यहाँ, वो है आपका ए ऑप्शन कि आप ऊपरी मंजिल टॉप फ्लोर पे, अरे सब जगह लिफ्ट थोड़ी है आज की डेट में,
कितने सारे क्लास हैं, विकासशील देश है, देखने को कहीं इक्का दुक्का स्कूल्स में लिफ्ट्स हैं। तो जिस बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप टॉप फ्लोर पे स्कूल अगर वो दे देंगे क्लासरूम तो दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को तो अवॉइड करिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे के साथ। कई लोगों को सी ऑप्शन में कंफ्यूजन है। देखिए, मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, इसमें क्या समस्या है? ये तो होना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, यानी एडजस्टमेंट कीजिए अपने सिस्टम में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार। इसमें नेगेटिव क्या लग रहा है आपको? इसको अवॉइड क्यों करेंगे? इसको तो करना चाहिए। ठीक, तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, जो कि नहीं होना चाहिए कि बच्चे के ऐसे बच्चा जिसको हड्डियों में या चलने फिरने में दिक्कत है उसको आप टॉप फ्लोर पे रूम नहीं देंगे, या उसकी क्लासरूम टॉप फ्लोर पे ना रख के ग्राउंड फ्लोर पे रखिए। अब आता है 10th क्वेश्चन, या फिर रैंप या लिफ्ट वगैरह बनवाइए स्कूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी? वो बच्चा जो कुछ नया कर सकता है उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन में नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, कान ऐसे खड़े करने हैं 3 इडियट वाले और बहुत ही ध्यान से उत्तर करना है, आपका 1 नंबर खतरे में आ सकता है। क्वेश्चन इजी होता है बट हम गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। लाइक शेयर कर दो यार खुशी खुशी, आज बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं और एनर्जी ऑलरेडी मजा आ रहा है। लेकिन डिस्कशन में बहुत दिनों बाद रेगुलर क्लासेस शुरू हुई हैं। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने की क्षमता, तो कौन सी एक चीज नहीं होनी चाहिए? हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यार कन्वर्जेंट थिंकिंग तो जस्ट ऑपोजिट है क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, यानी ओपन एंडेड थॉट से, ना कि क्लोज्ड एंडेड से। कन्वर्जेंट में क्या होता है? थॉट को सिकोड़ दिया जाता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है कि 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, किसी एक को चूज करना है। इसमें कौन सी क्रिएटिविटी लगाई है आपने? जब आपने सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक को चूज कर लिया, सही उत्तर बता दिया, तो इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लगी है। इसमें आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। जेपी गिलफर्ड कहते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो जुड़ी हुई है क्रिएटिविटी से और कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से। तो इसमें आपने अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल किया है कि सही उत्तर पहचान लिया आपने, लेकिन आपने क्रिएटिविटी कौन सी लगाई है? क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया करना, तो वो तो हुआ नहीं है यहाँ। ठीक, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, यानी नॉट वाला जो उत्तर है इसी के साथ जाएगा। फिर भी सी ऑप्शन देखते हैं, नोवल इनोवेशन यानी नवाचारी प्रयोग, कुछ नया, कुछ अनूठा, कुछ यूनिक, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इनोवेशन आएगा क्रिएटिविटी में, ये तो होना चाहिए, नॉट क्यों लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो कोई कुछ नया करेगा ही नहीं, तो बात तो सही है। लेकिन एक ही चीज में प्रॉब्लम है कि यदि आप उस बच्चे की विशेषता की बात कर रहे हैं जो कुछ नया कर सकता है, जो रचनात्मक है, जो क्रिएटिव है, जो सृजनात्मकता है, तो उस जिसमें सृजनात्मकता है तो उसके बारे में एक विशेषता नहीं होगी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बजाय कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है अपना 11। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं 11 की, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर, यानी अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को लॉन्ग टर्म में जीवन पर्यंत जो आपने समझा दिया है वो चीज याद रहे, दिमाग में रहे उसके, तो किस चीज को अवॉइड करना चाहिए एज अ गुड टीचर कि वो भूले ना चीजें, किस चीज को नहीं करेंगे हम? अप्लाइंग निमोनिक्स, निमोनिक्स तो याद करने में सहायता देते हैं, इसीलिए तो मैं बहुत सारी थियरीज में निमोनिक्स यूज कराती हूँ ना, है ना। जैसे आज भी हम जब बेंड्यूरा की थियरी पढ़ रहे थे बैचेस में, तो मैंने कहा था ARPR से याद रखना है, या यूट्यूब पे भी जिन्होंने पढ़ी होगी तो ARPR में बहुत निमोनिक्स का प्रयोग करती हूँ, आप देखते होंगे अलग अलग थियरी में, क्योंकि इतनी थियरीज हैं कैसे याद रखोगे। SPF किससे संबंधित है? SPCF प्याजे से संबंधित है, तो ये निमोनिक है। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट, तो ये निमोनिक्स हैं, याद रखने में हेल्प होती है निमोनिक्स से। जब भी आप इस तरह के निमोनिक्स बना लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में चीजें याद रह पाती हैं, तो ये बात तो सही है, इसको अवॉइड क्यों करेंगे? मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, हाँ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट अगर आप फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे हैं तो वो भी इजी बना देता है चीजों को हमेशा याद रखने के लिए या लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए। फिर आता है प्रेजेंटेड डिसजॉइंटेड वर्ड्स। देखो जैसे डिसकनेक्टेड चंक आए या डिसजॉइंटेड वर्ड आए या फिर डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात हो, दैट मीन्स रट्टे की बात हो रही है। अगर आप डिसजॉइंटेड वर्ड्स को, यानी जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनको प्रेजेंट करेंगे तो वो कहां से याद रहेंगे? जो रियल मीनिंग जिससे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, मतलब रट्टा लगा है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इस चीज को अवॉइड करेंगे कि हम डिसजॉइंटेड कनेक्ट या डिसकनेक्टेड वर्ड्स को, डिसकनेक्टेड चंक्स को जोड़ें, ये अवॉइड किया जाएगा। इमेजरी का यूज करना चाहिए, पिक्चर्स का यूज करना चाहिए। पिक्चर्स के साथ यदि हम किसी चीज को एसोसिएट कर देते हैं, मैंने जिन थियरीज में आपको प्याजे की, वाइगॉस्की की पिक्चर्स दिखाई है, आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तो इमेजेस का यूज करना है, निमोनिक का यूज करना है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स का यूज करना है, बट डिसजॉइंटेड वर्ड्स का यूज करना कोई भी अच्छा तरीका नहीं है हमेशा याद रखवाने के लिए, क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है आपस में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, पोल लेकर के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्नड इज, यानी बच्चे बेहतर तब सीखते हैं जब जो मटेरियल है, यानी जो सिखाया जाने वाली सामग्री है, वो कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव हो। जटिल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव गलत हो गया यहाँ पे आंसर। एक बार को व्यापक थोड़ा बहुत सोच सकते थे, बट शुरुआत से व्यापक नहीं होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यहाँ इन्होंने कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिव बड़ा सा पहले ही दे दिया, जो कि गलत बात है। मैम मजा आ जाता है आपकी क्लास लेने से, बहुत बढ़िया सोनिया चौधरी, अभी तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगी। चलिए देखिए, कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये बात सही है। एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब क्या है? प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना। जो बच्चे को पहले से आता है उससे आपने कर दिया कनेक्ट, पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया। इससे बेहतर और क्या होगा भाई? जो वो जानता है, नोन टू अननोन का प्रिंसिपल कहते हैं इसको, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। तो ये ऐसी तो लर्निंग होती है ना, जो चीज आप जानते हैं उससे कनेक्ट करो, जो आप नहीं जानते हैं उसको तो इजीली आप सीख जाते हैं। 72% लोग आंसर सही दे रहे हैं। ठीक, फिर भी सी ऑप्शन देखते हैं, डिसऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड। देखो ये डिस लगा हुआ है, ये गलत है। डिस का मतलब ही नेगेटिव है, जहां पे भी लगा हो। ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए मटेरियल, अनऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्डरली नहीं होना चाहिए, तो ये भी हट गया। डिस्पैरेट टू देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल भिन्न हो, यानी जिस समाज और संस्कृति से वो आ रहे हैं उससे कुछ और ही हो। मतलब बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है, इंग्लैंड का एग्जांपल दे रहे हो, उसको समझ में भी नहीं आ रहा, वहां वो कभी गया भी नहीं है ना, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। तो बेहतर तरीका बच्चों को सिखाने का है कि हम उनकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ दें जो भी आज सिखा रहे हैं, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग समझ रहे हैं ये बात बेहतर तरीके से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 says which of the following contributes to students failure in academic achievement, यानी बच्चे एकेडमिक्स में, नंबर्स में, मतलब या कह लीजिए पढ़ाई में क्यों फेल हो जा रहे हैं। कौन सा एक फैक्टर है जो बच्चों की फेलियर में कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कंट्रीब्यूट करता है बच्चे के फेलियर में। 4 ऑप्शन हैं, उत्तर यहीं कहीं होगा, पहचानने की जरूरत है बस। ठीक है जी, यही टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 दिन क्लास लो, आसानी होगी। धन्यवाद मोनू कुमार। अच्छा जी अंकित, क्या कह रहे हो मैम, आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो यूट्यूब पर? डेली कर तो दी मास्टर गेमिंग, अभी यूट्यूब छोड़ो, मेरी कहीं भी नहीं हो पा रही थी, कुछ चीज़ों में बिजी थी मैं, और कर दी अब तो डेली, मंडे टू फ्राइडे। कल छुट्टी रखेंगे, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है और भी बहुत सारी चीज़ें निपटानी है, तो मंडे टू फ्राइडे तो आपकी ऑलमोस्ट कंटिन्यू कर ही दी है। कोई रीज़न होगा कोई स्पेसिफिक तो ही छुट्टी करेंगे, नहीं तो छुट्टी नहीं करेंगे। अब बहुत मज़ा आ रहा है डिस्कशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस टू स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स, कौन सा एक रीज़न हो सकता है फेल होने का? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तो अच्छी चीज़ होती है कि रियल लाइफ से, एक्सपीरियंस से जोड़ के सीखना, इससे थोड़ी ना फेल होगा कोई, ये बात है। ये डी कॉन्टेक्चुअलाइज समझ जाया करो, यानी बच्चों को रटवाने की कोशिश की जा रही है, उसके लाइफ से जोड़ ही नहीं पा रहे आप। गैर प्रासंगिक, भाई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है अगर, तो कनेक्ट कैसे करेगा बच्चा? कॉन्टेक्स्ट दो ना उसको, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको रियल लाइफ से जोड़ो, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ दो उसको। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आंसर है। इंक्लूसिव फिलॉसफी तो अच्छी होती है, हर बच्चे को इंक्लूड करेंगे। लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी अच्छी है। एक ही पॉइंट नेगेटिव है कि गैर प्रासंगिक। अगर आपको डी दिख जाए ना वर्ड, तो समझ जाना गड़बड़ है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी कॉन्टेक्स्ट से ही अलग, तो लाइफ से ही अलग, तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है, पूछा ही गलत था इसलिए गलत ही सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ये तरह से दिशा निर्देश देता है कि कैसे सिलेबस तैयार किया जाना चाहिए, कैसे एजुकेशन में नई नई चीजें होनी चाहिए, किन तरीकों को अपना करके बेहतर तरीके से शिक्षक या शिक्षिकाएं या स्कूल में एजुकेशन बेहतर हो सकती है ना। कितने 4,500 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2700 लोगों ने लाइक किया है। खुशी खुशी लाइक किया करो यार, क्या दिक्कत है, हैं? मत करो, चलो कोई बात नहीं, वो मुझे दिखता रहता सामने आंकड़ा, तो कई लोग कह रहे होंगे हमने कर दिया, अब क्या मना कर दें। देखो एक बार फटाफट से देखो 14th क्वेश्चन। एनसीएफ के बारे में बात हो रही है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे क्या हैं? पैसिव हैं। बच्चा कभी भी पैसिव किसी भी पॉलिसी के अनुसार नहीं हो सकता। बच्चा हमेशा एक्टिव होगा, निष्क्रिय नहीं होता, बच्चा सक्रिय होता है। ठीक है। डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, बच्चे में क्षमता नहीं है, ये बात हम कभी नहीं कहेंगे। बेसिकली बच्चे के पक्ष में हम रहते हैं, ना कि विपक्ष में, कि बच्चे में क्षमता नहीं है। बच्चे में कमियां नहीं ढूंढते, हम सिस्टम में कमियां ढूंढते हैं, अपने तरीके में कमियां ढूंढते हैं। लर्न बेस्ट थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रट्टे से कौन सीखता है? ये पुराने जमाने की बातें हो गई। प्ले एक्टिव, इवन पुराने जमाने में भी बेहतर लर्निंग होती थी एक टाइम पे। प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी एनसीएफ ये कहता है
कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं ज्ञान का निर्माण करने में। यानी एनसीएफ किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी पे बेस्ड है, या कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे बेस्ड है, रचनावाद पे बेस्ड है। प्याजे वाइगोस्की के थॉट को ये सपोर्ट करेगा कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करता है। तो डी ऑप्शन सही है, जिसमें बच्चा एक्टिव वो बेस्ट ऑप्शन, आंसर वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इन ऑर्डर टू टीच अ कॉन्सेप्ट अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग, यानी किसी एक संप्रत्य को, किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए टीचर को किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो बेहतर सिखा पाए। अवॉइड किसको करना चाहिए? देखो ये ना लैंग्वेज से खेल रहे हैं इस बार क्वेश्चंस में, इतनी बेसिक सी बात है। यहाँ नॉट लिख देते तो आपको इजी लग जाता, अवॉइड लिख दिया तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या कह रहे हैं। ठीक, तो एक संप्रत्य को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी किसको अवॉइड करना है या किसको यूज नहीं करना है, या एक्सेप्ट कहेंगे। एग्जाम्पलर्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी संप्रत्य से संबंधित उदाहरण, ये तो सबको देने चाहिए, क्या दिक्कत है, बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाएगा। इंस्टेंसेस डिस्क्रीट टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि संप्रत्य से अलग थलग उदाहरण देना। भाई टॉपिक कुछ पढ़ा रहे हैं, बात किसी और बात की कर रहे हैं, कहां से समझ में आएगा? तो डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए कॉन्सेप्ट से। नॉन एग्जाम्पलर्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, देखो नॉन एग्जाम्पलर्स अच्छे होते हैं, ये इनडायरेक्टली हिंट देते हैं या बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं चीजों को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डी की, प्रोटोटाइप्स प्रिवेलेंट इन देयर कल्चर, यानी जो चीजें चली आ रही हैं पहले से, जो भी चीजें उनके कल्चर में होती आ रही हैं उन पे बात करना क्या बुरी बात है ना। लेकिन बी ऑप्शन गलत है कि डिस्क्रीट, डिस्कनेक्टेड, अगर हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें ही नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोअर डेपिक्ट्स, यानी कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है, मतलब यू आर अवेयर अबाउट योर सेल्फ या यू आर नोअर ऑफ योर सेल्फ एक तरह से। तो ये क्या दर्शाता है? मेटाकॉग्निशन, मिसकंसेप्शन, निमोनिक या मोटिवेशन। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता था तो आप आसानी से ढूंढ सकते थे। भाई हमें पता है मिसकंसेप्शन होता है कि भ्रांति हो जाना, और भ्रांति की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है नॉलेज और अवेयरनेस खुद के ही बारे में, तो भ्रांति कहाँ से हो गई। निमोनिक होता है चीजों को याद रखने का शॉर्ट तरीका, वो कहीं बात नहीं हो रही। मोटिवेशन की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है खुद को बेहतर जानने की। दैट मीन्स अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, जिसको मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान कहते हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। 38% लोग कह रहे हैं ए और 38 ही कह रहे हैं डी। डी क्यों कह रहे हो? मोटिवेशन का क्या संबंध है इसमें? नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोअर, कि मतलब आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं अपने ज्ञान के बारे में या खुद के बारे में, यानी आपके अंदर अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग आप कर लेते हैं, तो इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं कि आप अवेयर हैं अपनी अवेयरनेस के प्रति भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी, क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टीज, सेटिंग द गोल, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एक्टिंग अकॉर्डिंगली एंड इवैल्यूएट द आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कठिनाई की पहचान करना, यानी डिफिकल्टी आ कहां रही है, समस्या कहां आ रही है किसी समस्या या किसी भी चीज को सॉल्व करते समय। लक्ष्य निर्धारण, गोल क्या है, संभावित समाधान क्या हो सकता है, हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, ठीक है, तदनुसार कार्य करना, मतलब इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए तब आप किसी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप इवैल्यूएट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, आप सोच रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इमिटेशन कहेंगे, नकल करना थोड़ी है ये। एट्रीब्यूशन कहेंगे इसको कि आरोपित कर रहे हैं आप किसी पे कोई चीज, नहीं। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ समस्या समाधान में ऐसा होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, समस्या को पहचानते हैं, उसके अनुसार फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पैसिव तो यहाँ कोई है ही नहीं, इतनी सारी चीजें जो इवैल्यूएट करेगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेगा, जो सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा, जो गोल सेट करेगा, जो डिफिकल्टी के बारे में सोचेगा, वो पैसिव कैसे हो सकता है? ये तो एक्टिव होगा। तो ये समस्या समाधान का ही हिस्सा है ये जो पूरा स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हैं आपके। एक स्टेटमेंट है एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी जो भी मिसकंसेप्शन होते हैं या ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन होते हैं या भ्रांतियां होती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको डिस्कस किया जाना चाहिए कि ये समस्याएं हैं, ये भ्रांतियां हैं। ठीक, फिर आता है रीजन, इसका रीजन क्या है, क्यों करना चाहिए डिस्कस, जो भी भ्रांतियां या ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन है उनको क्यों डिस्कस करना चाहिए। तो रीजन दिया है, इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट द मिसकंसेप्शन एंड इट इज हेल्पफुल इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, इनको डिस्कस इसलिए किया जाना चाहिए, इससे क्या होगा, बच्चों को मौका मिलेगा सोचने का,
कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। अगर एक बच्चे को लगता है कि जब ट्रेन चलती है तो पेड़ भी साथ साथ चलते हैं, तो जब आप इस चीज को डिस्कस कराएंगे, इस मिसकंसेप्शन को, तो बच्चे को सोचने का मौका मिलेगा कि उसके मिसकंसेप्शन के पीछे रीजन क्या है ना, और वो डीप इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा अपनी इस गलतफहमी के पीछे। दैट मीन्स दोनों ही बातें सही हैं, जो कि 79% लोग आंसर कर रहे हैं। ए भी सही है और आर भी सही है, और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होते जाएंगे करना। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। एक्चुअली पेडागोजी के 20 क्वेश्चन भी अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ किए जाए ना, तो दिमाग लगता है अच्छा खासा। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम व्हेन, बच्चे बोर्डम कब महसूस करेंगे, कब वो बोरियत महसूस करेंगे? जब एक्टिविटी को वैल्यू नहीं की जाएगी, यानी गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स उनको पैसिव रखा जाएगा, कह सकते हैं। एक्टिविटी इज वैल्यूड, जहां एक्टिविटी को वैल्यू की जाएगी वहां बोर क्यों होंगे, वो तो एक्टिव रहेंगे। सक्सेस इज अचीव्ड, अगर सक्सेस मिल रही होगी तो कोई भी बोर क्यों होगा, मोटिवेटेड होगा। सक्सेस इज डिजायर्ड, जहां पे सक्सेस वो चाह रहे होंगे। सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? बोर कब होंगे? जब एक्टिविटी को वैल्यू ही ना किया जाए, बच्चों को बस बिठा करके रखा जाए, उनको कोई एक्टिविटी करने ही ना दी जाए, है ना। यानी पैसिव होने पे, निष्क्रिय होने पे फोकस है, बच्चे को एक्टिविटी का मौका ही नहीं दे पा रहे हैं आप। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 86% लोग आंसर दे भी रहे हैं सही सही। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर, यानी कौन सा एक तरीका इनएप्रोप्रिएट है, यानी उचित नहीं है फीडबैक देने के लिए बच्चे को, जिस फीडबैक से वो मोटिवेटेड फील करे। यानी कौन सा एक तरीका बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा। यदि आप किस एक तरीके से फीडबैक देते हैं तो बच्चा मोटिवेटेड होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाएगा। तो फीडबैक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी बच्चे की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि जो है वो उसको क्या करेगी, हतोत्साहित करेगी। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। फीडबैक फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी पे फोकस्ड अगर फीडबैक दे रहे हैं तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। हाँ, कह सकते हैं इस बात को भी। फिर क्या आएगा नेक्स्ट? ये कौन शायर बन रहा है यहाँ पे? गौरव गौतम कह रहे हैं उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो हम तुम्हें पहले वहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो तहजीब हफी है। पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, संडे को क्या करो, ऐसी बातें हैं। सारी आशिकी निकल जाएगी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी तो। मैम नोट्स PDF हिंदी में कैसे मिलेंगे? कौन से वाले दीपक? देखिए, फीडबैक फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, गतिविधि की प्रक्रिया पर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फीडबैक, जो एक्टिविटी चल रही है उसके बेसिस पे फीडबैक देना। मान लो किसी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करा रहे हो बच्चे को, तो उसके बेसिस पे फीडबैक दे सकते हो। ठीक है जी बात। फिर आती है बात यहाँ पे फीडबैक इन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क, यानी आप प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हो बच्चे के वर्क के अनुसार फीडबैक दे रहे हो उसको। फीडबैक विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजंस विद अदर स्टूडेंट्स, आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी बेस्ड फीडबैक दे रहे हो। तीनों बातें सही हैं, सिर्फ एक बात गलत है यहाँ पे, जो कि है हमारी ए ऑप्शन, कि फीडबैक किसके बेसिस पे? बच्चे की क्षमता के बेसिस पे, कि तुम्हारे बस का है कि तुम्हारे बस का नहीं है, अरे ये तो तुमसे होगा ही नहीं। इस तरह के फीडबैक देना नेगेटिव है, इनएप्रोप्रिएट है, उचित नहीं है। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट